करेंगे एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2021 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2021 सीयू बीकॉम ऑनर्स 2021 का जो एग्जाम का पेपर है कॉस्टिंग का सेमेस्टर 2 का उसका सोल्यूशन करेंगे आज हम लोग। और आज जैसे कि बताया रहता है हमेशा जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाइबल मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका अमाउंट को हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो एक शर्ट को टेलरिंग करने के लिए कितना मीटर क्लॉथ लगेगा कि बताना पॉसिबल है, और कितना मीटर क्लॉथ लगेगा, मान लो 2 मीटर क्लॉथ लगेगा, 3 मीटर क्लॉथ लगेगा, तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट बताना भी पॉसिबल है, टू सम एक्सटेंट पॉसिबल है। ठीक है, बट एक शर्ट को टेलरिंग करने के लिए कितना थ्रेड लगेगा ये बताना पॉसिबल, कितना अमाउंट का थ्रेड लगेगा बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थ्रेड जो है वो तो रोल में आता है, पूरा रोल का हम लोग दाम पे करते हैं, तो इतना सा थ्रेड या इतना सा थ्रेड का दाम कितना होगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, कोई बुक हमने पब्लिश किया है, मतलब प्रिंट किया है, तो बुक को प्रिंटिंग करने में कितना पेजेस लगा है ये फिर भी बताना पॉसिबल है। ठीक है, कितना पेजेस लगा ये फिर भी बताना पॉसिबल है। तुमने देखा होगा फर्जी वाला वेब सीरीज देखा होगा, तो उसमें कैसे करके वो लोग प्रिंटिंग मशीन से वो लोग, कौन सा पेपर होता है 49M, ठीक है 45M ऐसे कोई पेपर होता है। ठीक है, तो वो लोग वहाँ से वो लोग पेपर यूज करके वो लोग प्रिंटिंग कर रहा था। सो पेजेस कितना लगा है प्रिंट करने के लिए बताना पॉसिबल है, बट प्रिंट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इंक लगा है ये बताना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो इंक यूज फॉर प्रिंटिंग द बुक इज डायरेक्ट कॉस्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल है, बट पेजेस रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग अ बुक डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर? सो डायरेक्ट कॉस्ट का बेसिकली डेफिनेशन मीनिंग क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल and identifiable in the product, whereas indirect cost is the cost which is neither directly traceable nor identifiable in the product. The sum total of direct cost is known as, the sum total of direct cost is known as, answer क्या होगा? Prime cost. The sum total of direct cost is known as prime cost and the sum total of indirect cost is known as overheads. Clear? तो हम लोग को थ्योरी में ये सब आंसर्स लिखना है। क्लियर? फिर पूछा है state any 4 objectives ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई 4 ऑब्जेक्टिव्स बताना है क्यों हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लेके आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग ही लिखना है, क्यों लेके आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लाना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग अपना कॉस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, करेक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, नियरेस्ट एक्यूरेसी पे कैलकुलेट कर सकें। और जब हम लोग अपना कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे तो सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। और जब सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाएंगे, हमको कॉस्ट भी पता रहेगा, तो हम लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट। और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं कि कोई बुक से मिल जाएगा, ये सारा कंसेप्चुअल नॉलेज रहेगा और अपने वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। सब नंबर 2 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मटेरियल। वर्ड रिक्वायरमेंट से क्या समझ में आ रहा है हम लोग को? फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल का होता है, और फैक्ट्री से डिमांड, फैक्ट्री में डिमांड नहीं, फैक्ट्री से डिमांड, फैक्ट्री से डिमांड फिनिश गुड्स का होता है। चीज को समझो, फैक्ट्री में डिमांड किसका होता है? रॉ मटेरियल का। और फैक्ट्री से डिमांड किसका होता है? मतलब क्या में से बोले जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फैक्ट्री में डिमांड मतलब फैक्ट्री क्या डिमांड करता है? रॉ मटेरियल। फैक्ट्री से डिमांड मतलब आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया क्या डिमांड करता है फैक्ट्री से? फिनिश गुड्स। क्लियर? सो यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब किस चीज को समझा रहा है? रॉ मटेरियल को समझा रहा है। कंजम्पशन हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, क्या बनाने के लिए? फिनिश गुड्स बनाने के लिए। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब पूरा साल का मटेरियल का रिक्वायरमेंट है हमारा 12,000 यूनिट टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Z। तो ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Z है वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, वो हमारा फिनिश गुड्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो 12,000 यूनिट है ये हमारा रॉ मटेरियल है। बोलने का मतलब है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, कन्वर्जन रेशियो। कैसा कन्वर्जन रेशियो? देखो 12,000 इनपुट डालेंगे तो 3,000 आउटपुट आएगा, मतलब 4 इनपुट डालेंगे तो 1 आउटपुट आएगा।
12,000 यूनिट्स हम लोग इनपुट डालेंगे रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो 3,000 आउटपुट आए। जैसे देखो राहुल गांधी ने भी बताया था कि हम लोग आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि 12,000 इनपुट डालेंगे तो 3,000 आउटपुट आएगा। क्लियर? अच्छा, एवरी ऑर्डर मतलब प्रत्येक ऑर्डर, ईच ऑर्डर कॉस्ट ₹200, मतलब ये हमारा हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस, मतलब उसको रखने का खर्चा, मेंटेन करने का खर्चा, होल्ड करके रखने का खर्चा, ठीक है, आर ₹120 पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल गोडाउन में रखने का खर्चा ₹1.20 है। सेफ्टी स्टॉक इज 20 डेज, 20 दिन का स्टॉक हम लोग सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ न्यू सप्लाई इज 15 डेज, ठीक है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ न्यू सप्लाई इज 15 डेज, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड रिसीविंग इट्स डिलीवरी। हमने जिस टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया और जब उसका डिलीवरी रिसीव होगा उसके बीच में जो टाइम गैप है उसको बोलते हैं लीड टाइम। क्या निकालना है? तो यहाँ पे फाइंड नंबर 1 EOQ, नंबर 2 ऑर्डरिंग लेवल, नंबर 3 मिनिमम लेवल, नंबर 4 मैक्सिमम लेवल। अज्यूमिंग 1 ईयर इज इक्वल टू 300 इफेक्टिव डेज, एक साल में 300 इफेक्टिव दिन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो EOQ निकालने के लिए हमको एनुअल कंजम्पशन चाहिए, हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए होगा, और हम लोग को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आवर चाहिए। तीनों डेटा दिया हुआ है, तो फटाफट हम लोग पहले EOQ निकाल लेते हैं। सम नंबर 2 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिख देंगे एनुअल कंजम्पशन, ब्रैकेट में लिख देंगे A, कैपिटल A, और ये लिख देंगे 12,000 यूनिट्स, एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹200, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹200 पर ऑर्डर। उसके बाद आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CH, C बेस में H, कोई कोई इसको CI भी लिखता है, ठीक है, तो C बेस में H या फिर CI, ठीक है, CH is equal to ₹1.20 पर यूनिट पर एनम। मतलब एक यूनिट को पूरा साल अपना गोडाउन में रखने का खर्चा है ₹1.20, ठीक है। और इसमें हमको EOQ निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दैट इज EOQ। तो EOQ का फॉर्मूला हो जाएगा √2 into A into O होल डिवाइडेड बाई CH, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 into A की जगह पे आ जाएगा 12,000 यूनिट्स, O के जगह पे आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और CH के जगह आ जाएगा 1.20। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो कितना आ रहा है? 2,000 यूनिट्स। ये हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल दिया 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, ऑर्डरिंग लेवल निकालना, मतलब रीऑर्डरिंग लेवल। और क्वेश्चन देखो सेफ्टी स्टॉक का डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब सेफ्टी स्टॉक का डेटा दिया हुआ है तो सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी स्टॉक है वो कितना दिन का कंजम्पशन है? 20 दिन का। तो हमको पहले एक दिन का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, सेकेंड पार्ट का आंसर करते हैं। ऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करने के लिए
पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज कंजम्पशन पर डे। पहले हम लोग निकाल लेंगे 2 का पार्ट 2 का आंसर, एवरेज कंजम्पशन पर डे, एवरेज कंजम्पशन पर डे। ठीक है, सो एवरेज कंजम्पशन पर डे ये कैसे आएगा? देखो पूरा साल का एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12,000 यूनिट, और क्वेश्चन में खुद बता दिया है कि साल में 300 दिन अज्यूम करके चलना है। इफेक्टिव डेज मतलब बाकी दिन छुट्टी रहता है, बाकी दिन हम लोग का काम वाम नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग 300 दिन मान के चलेंगे। सो एवरेज कंजम्पशन पर डे विल बी एनुअल कंजम्पशन बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 300 डेज। तो 12,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 300, 40 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो 40 यूनिट्स पर डे ये हमारा एक दिन का कंजम्पशन है। ये हमारा निकल गया एक दिन का कंजम्पशन। अब हम लोग सेफ्टी स्टॉक निकाल सकते हैं। देखो हम लोग कितना दिन का स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक लेके चलते हैं, 15 दिन था ना, 20 दिन। अच्छा, लीड टाइम 15 दिन है, तो सेफ्टी स्टॉक हम लोग 20 दिन का लेके चलते हैं। तो एक दिन का कंजम्पशन अगर 400 यूनिट्स है तो 20 दिन का कंजम्पशन वाला स्टॉक कितना होगा? 800 यूनिट्स। ठीक है, 40 इंटू 20, 800 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे इनटू कितना दिन का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं हम लोग, इनटू 20 डेज। अभी स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि इतना बड़ा नहीं लिखते, सीधे 40 यूनिट्स इनटू 20 डेज कर देते तो सकता है एग्जामिनर 2 मार्क्स काट लेता। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ लिख के करेंगे। 40 यूनिट्स इनटू 20 डेज इज इक्वल टू 800 यूनिट्स। ये निकल गया सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अब रीऑर्डरिंग लेवल निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन, जो कि हमको पता है। एवरेज कंजम्पशन कितना है? 40 यूनिट्स है। एवरेज कंजम्पशन कितना है? 40 यूनिट्स है। ठीक है, इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम कितना दिया है? 15 डेज दिया हुआ है। एवरेज लीड टाइम 15 डेज दिया हुआ है। प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना है? 800 यूनिट्स है। सेफ्टी स्टॉक 800 यूनिट्स है। यहाँ पे लिख देंगे रीऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर लेवल। तो फॉर्मूला पुट करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। इसको पूरा एक ब्रैकेट में रखेंगे, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। सो एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है पर डे का? 40 यूनिट्स। एवरेज लीड टाइम है 15 दिन और सेफ्टी स्टॉक का 800 यूनिट्स। तो टोटल ये आ जा रहा है 1400 यूनिट्स। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 40 इंटू 15 600 एंड 600 प्लस 800 विल बी 1400 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 2 का पार्ट 2 का आंसर। अब 2 का पार्ट 3 का आंसर, मिनिमम लेवल। तो जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया रहता है तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू मिनिमम लेवल। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 3 का आंसर लिख देंगे। यहाँ तक हो गया सबका, मिटा दें। और पार्ट 3 का आंसर
मिनिमम लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 800 यूनिट्स। और कमेंट लिखना नहीं चलिए, और लास्ट पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम लेवल। तो फॉर्मूला हो जाता है सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ। सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ। तो सेफ्टी स्टॉक कितना था? 800 यूनिट्स, 800 और EOQ कितना था? 2000 2000 यूनिट्स। मतलब कुल मिला के 2800 यूनिट्स। कुल मिला के 2800 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, 2 कंप्लीट हो गया हम लोग का। 3 में बोल रहा है कंपनी फॉलोज LIFO मेथड इन प्राइसिंग द मटेरियल इश्यूज। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो 3 ही डेटा दिया हुआ है। मार्च 1 तारीख को स्टॉक इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर परचेजेस दिया हुआ है, नहीं बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। परचेजेस दिया हुआ है 12 मार्च का, फिर उसके बाद 19 मार्च को इशू हो रहा है, फिर 22 मार्च को फिर परचेज हो रहा है, और 28 मार्च को फिर इशू हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग दे देंगे स्टोर्स लेजर अकाउंट। दोनों पर LIFO का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट बना के नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे बोल दिया ना प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आके नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंडेटरी नहीं रहता तो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल था। हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ, अगर बिजनेस का कुछ नाम दिया रहेगा तो लिख देना स्टोर्स लेजर अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे LIFO मेथड। LIFO मेथड। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बिन नंबर, कोड नंबर, यूनिट ऑब्लिक लोकेशन, यूनिट ऑब्लिक लोकेशन। इसके अलावा लिख देंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद राइट हैंड साइड में हम लोग लिख देंगे रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल, उसके बाद रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो रीऑर्डरिंग लेवल, उसके बाद आ जाएगा रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब EOQ हो गया। उसके बाद आ जाएगा मैक्सिमम लेवल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मिनिमम लेवल। उसके बाद आ जाएगा डेट, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स के अंदर GRN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रिसिप्ट्स के बाद आ जाएगा इश्यूज। इश्यूज में आ जाएगा SRN नंबर, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
उसके बाद लिख देंगे बैलेंस, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, एंड लास्ट में लिख देंगे रिमार्क्स। इस तरह से फॉर्मेट को पूरा लिख लेंगे पहले। सबसे पहले मार्च का 1 तारीख, यहाँ पे ईयर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम लोग ईयर नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेट लिखेंगे। डेट कॉलम में लिख देंगे मार्च का 1 तारीख। देखो स्टॉक इन हैंड दिया, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, तो क्वांटिटी में लिख देंगे 100, रेट में लिख देंगे 6 रुपया, और अमाउंट में लिख देंगे 600, और रिमार्क्स में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। रिमार्क्स में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। 1 मार्च का जो एंट्री करना था वो हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 मार्च के बाद लिख देंगे 12 मार्च। 12 मार्च को हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं, मटेरियल परचेज कर रहे हैं, 200 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में लिख देंगे 200, 8 रुपया करके परचेज कर रहे हैं, और उसका अमाउंट हो जाएगा 1600। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक इसके पैरेलल क्वांटिटी में 100, 6 और 600 पहले वाला कॉपी, और 200 यूनिट 8 रुपया करके 1600 जो अभी परचेज किया। तो 1 तारीख वाला एंट्री हम लोगों ने कर दिया, 12 तारीख वाला एंट्री हम लोगों ने कर दिया। 12 तारीख के बाद डेट आ जाएगा 19 तारीख। 19 तारीख को स्टॉक का आउटफ्लो हो रहा है, स्टॉक इशू हो रहा है 220 यूनिट। तो लीफो मेथड है, तो पहले 8 रुपये वाला स्टॉक खत्म होगा, उसके बाद 6 रुपये वाला स्टॉक खत्म होगा। तो पहला लॉट है 8 रुपया करके 200 यूनिट। तो इश्यूज का क्वांटिटी कॉलम में लिख देंगे 200 यूनिट 8 रुपया करके 1600, और बचा हुआ 20 यूनिट्स, क्योंकि 220 इशू हो रहा है, तो 20 यूनिट 6 रुपया करके 120। तो ये हम लोगों ने 19 तारीख को इशू बोल के दिखा दिया। तो अब जो 100 यूनिट था उसमें से 20 खत्म हो गया, और ये 200 तो पूरा ही खत्म हो गया। तो 100 में अगर 20 खत्म हो गया तो कितना बचा, 80 यूनिट। 80 यूनिट 6 रुपया करके 480। 80 यूनिट बच गया 6 रुपया करके 480 रुपया। इसके बाद हम लोग लिख देंगे डेट 22 तारीख। 22 तारीख को फिर हम लोग परचेज कर रहे हैं। कितना यूनिट परचेज कर रहे हैं, 150 यूनिट्स। तो रिसिप्ट का यूनिट में लिख देंगे 150 यूनिट्स, रेट में लिख देंगे 7 रुपया। 150 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1350 में कितना, 1050, 1050 तो हमारे पास पहले से ही 80 यूनिट था, 6 रुपया करके 480, और अभी अभी हम लोगों ने 150 यूनिट्स और खरीद लिया 7 रुपया करके 1050। बाईस तारीख का हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन 28 तारीख, तो 28 तारीख को हम लोग इशू कर रहे हैं यहाँ पे 200 यूनिट। तो 200 यूनिट इशू हो रहा, तो पहले ये 7 रुपये वाला स्टॉक खत्म होगा जो सबसे लास्ट में आया, 150 यूनिट का 7 रुपया करके, और बचा हुआ 50 यूनिट हम लोग 6 रुपया वाला स्टॉक से ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इश्यूज का क्वांटिटी कॉलम लिख देंगे 150 इंटू 7 1050 एंड 50 इंटू 6 300। तो ये जो 7 रुपये वाला स्टॉक था ये पूरा खत्म हो गया 150 यूनिट का, और ये जो 6 रुपये वाला स्टॉक था इसमें से 50 यूनिट खत्म हो गया। तो इसमें बचा कितना, 30 यूनिट, 6 रुपया करके 180। यूनिट 6 रुपए करके 180, और इसके सामने लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसके सामने लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द वर्कर्स A and B on the basis of the following information for the month of June. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर दिया हुआ है 2000 यूनिट, मतलब एक वर्कर ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड कितना बनाएगा, ये हमारा एस्टिमेशन है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना डिलीवर करके देगा हम लोग को, वो लोग 2000 यूनिट। रेट ऑफ वेजेस 15 रुपया पर यूनिट दिया है, मतलब ये पीस रेट है कि टाइम रेट है। 15 रुपया जो पर यूनिट दिया है ये पीस रेट है। बोनस बोल रहा है 600 रुपया मिलेगा फॉर ईच 2% इंक्रीज इन एफिशिएंसी ओवर 90%। इसका मतलब अगर किसी का एफिशिएंसी 92% है तो उसको बोनस 600 रुपये, किसी का एफिशिएंसी 94% तो बोनस 1200 रुपये। फॉर एवरी 2% ओवर 90 तो बोनस इज 600। किसी का एफिशिएंसी 93 है तो बोनस कितना मिलेगा, 900 रुपये। क्लियर? 90% के ऊपर अगर एफिशिएंसी है तभी बोनस मिलेगा, 90% है या उससे कम है तो बोनस नहीं मिलेगा। डीएनएस अलाउंस बोल रहा है 50% ऑफ द पीस वेजेस। पीस वेजेस कैसे निकलता है, जितना यूनिट बनाया इनटू पीस रेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो पीस वेजेस आएगा और उसका 50% करेंगे तो डीए आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस बोल रहा है 30% ऑफ द पीस वेजेस टू अ मैक्सिमम ऑफ 8000 पर मंथ। इसका मतलब हम लोग पीस वेजेस का 30% करेंगे या फिर मैक्सिमम अमाउंट 8000, दोनों में जो लोअर होगा उसको लेना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, 8000। द यूनिट्स कंप्लीटेड बाय द 2 वर्कर्स वाज इतना। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा जो शीट है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन है, क्लियर। उसमें चेक कर लेना। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है शीट में 1000 यूनिट्स दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो शीट में दिया हुआ है पर वर्कर का वो 1000 यूनिट्स दिया हुआ है और शीट में ऐसा सम्स है और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4, ठीक है। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द वर्कर्स। टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर्स पर्टिकुलर्स और उसके बाद वर्कर्स के अंडर में 2 कॉलम बनेगा, एक ए और दूसरा बी। पॉइंट नंबर 1 में लिख देंगे एक्चुअल आउटपुट। ब्रैकेट में इन यूनिट्स, कौन सा वर्कर कितना यूनिट्स बनाया है एक्चुअली में। तो ये दिया हुआ है एकदम एंड में दिया हुआ है 1920 पीस बनाया है वर्कर ए ने और वर्कर बी ने 1760 यूनिट बनाया है। तो वर्कर ए 1920 और वर्कर बी 1760, 1760, ये एक्चुअल आउटपुट हो गया। फिर बी में लिख देंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट ब्रैकेट में इन यूनिट्स, वर्कर ए का भी स्टैंडर्ड 2000, वर्कर बी का भी स्टैंडर्ड 2000। सी में लिख देंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है आउटपुट बेसिस। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट बेसिस से करेंगे तो एक्चुअल आउटपुट होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट
और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, मतलब 1920 by 2000 into 100 and 1760 by 2000 into 100. 1920 by 2000 कितना? 96, मतलब इसको मिलेगा बोनस 96 एग्जैक्ट, और वो 88, और इसको नहीं मिलेगा बोनस क्योंकि इसका एफिशिएंसी 90 से कम है, तो उस वर्कर बी को बोनस नहीं मिलेगा। डी में लिख देंगे पीस रेट, ब्रैकेट में लिख देंगे इन रुपीस पर यूनिट। अगर वर्कर एक पीस बनाएगा तो उसको कितना पीस रेट मिल रहा है? 15 रुपया, दोनों के लिए ही 15 रुपया करके पीस रेट लिख दिए 15 रुपया करके। अच्छा, ये इसको ए कर देते हैं, हम लोगों ने एबीसीडी लिख दिया है, इसको ए कर देते हैं। ई में लिख देंगे बेसिक वेजेस, ठीक है, या फिर बेसिक पीस वेजेस। हाँ, परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है इन परसेंटेज। सो बेसिक पीस वेजेस कैसे निकलेगा? जैसे वर्कर ए ने 1920 पीस बनाया, एक पीस का 15 रुपया उसको मिलेगा, तो तुम ब्रैकेट में दिखा दो ए इंटू ई, ए इंटू डी, ए इंटू डी दिखा दो, तो कितना आ रहा है? 28,800। ये ब्रैकेट में लिख देना, इन रुपीस है 28,800, और इसका निकाल दो कितना? 26,400, 26,400। ये बेसिक पीस वेजेस है, ठीक है। ए बी सी डी ई हो गया, अब लिखेंगे एफ। अब बताओ, हम लोग को बेसिक वेजेस पता चल गया, पीस वेजेस, तो क्या हम लोग इजीली डीएनएस अलाउंस निकाल सकते हैं? तो डीएनएस अलाउंस निकाल देंगे। डीएनएस अलाउंस बोला गया है 50% ऑफ पीस वेजेस, तो ये रहा पीस वेजेस, तो ब्रैकेट में लिख दो 50% ऑफ ई। 50% ऑफ ई बोलने का मतलब पीस वेजेस, जो पीस वेजेस है वो ई में है, तो 50% ऑफ ई, तो 28,800 का 50% कितना हो जाएगा? 14,400, 13,200, ठीक है। अब जी में लिख देंगे बोनस। तो देखो, वर्कर ए का एफिशिएंसी 90 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 6% ज्यादा है। हर 1% के लिए 600 रुपया बोनस है, सॉरी, हर 2% के लिए 600 रुपया बोनस है, तो 6% के लिए 3 गुना बोनस होगा, 1800 का बोनस होगा। तो ऐसे दिखा देंगे बोनस। पहला बात, इसको तो बोनस मिलेगा ही नहीं, इसमें डैश दे दो, ठीक है। 600 रुपया बोनस है हर 2% के लिए, तो 6% के लिए कितना, ठीक है, ये कितना जा रहा है? 1800। तो सीधा इंटू 3 भी कर सकते थे, 6/2 3 वही होता है, क्लियर। 600 रुपया है 2%, तो 6 के लिए कितना? 1800। इसके अलावा पॉइंट नंबर एच, हाउस रेंट अलाउंस। कितना अच्छा बात हो गया, पॉइंट नंबर एच से हाउस रेंट अलाउंस, मतलब ये पूरा पहले से प्लानिंग करके ही लिखे थे, आपको पता नहीं ये बात, आपको बता दे रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, ये सारा चीज प्लानिंग है, इसलिए देखो प्लान के अकॉर्डिंग एच में हाउस रेंट अलाउंस आ गया, ठीक है। सर आप खाली ना बेकार बात करते रहते हैं, ये मेरा आदत है, हम क्या करें सर, ऐसा मत करिए, हम तो ऐसे ही करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 30% ऑफ द पीस वेजेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 8,000 पर मंथ। जैसे इसका मतलब ये है 28,800 का पहले तुम 30% निकालो, कितना आ रहा है? 8,640, और मैक्सिमम कितना? 8,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में 30% ऑफ पीस वेजेस बट restricted to maximum, restricted to maximum rupees 8,000 पर मंथ। तो अगर हम लोग वर्कर ए का देखें तो 30% जो आ रहा है 28,800 का 8,640 आ रहा है, तो 8,000 लेंगे। और अगर इसका देखें 26,400 का 30% 7,920 आ रहा है, और मैक्सिमम 8,000 तो 7,920 लेंगे, मतलब लोअर लेना है, मैक्सिमम 8,000, ठीक है। 30% या फिर मैक्सिमम 8,000 में लोअर लेना है, ठीक है। ये लाइन का मतलब समझो, रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 8,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
या तो 30% या फिर इतना पे रिस्ट्रिक्ट कर दो। ये कितना है 7920। तो ये हमारा एचआरए आ गया, हाउस रेंट अलाउंस। अब एचआरए होता क्या है एक बार बता दे रहे, सेमेस्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। जब एम्प्लॉई रेंटेड घर में रहता है और रेंट पे करता है और एम्प्लॉयर के पास जाके वो रोने लगता है कि मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉई कहाँ रहता है, रेंटेड घर में, ठीक है, और रेंट देना पड़ता है उसको लैंडलॉर्ड को, बट वो एम्प्लॉयर के पास जा रहा है और रोने लग गया एम्प्लॉयर उसको ऐसे रो रहा था, गिर गया था, उसको उठाया, उसका आंसू से पूछा, एम्प्लॉयर ने पूछा क्यों रो रहे हो, एम्प्लॉय बोल रहा है कि रेंट देने का पैसा नहीं है, एचआरए चाहिए, ठीक है। सो हाउस रेंट अलाउंस इज एन अलाउंस, मॉनेटरी अलाउंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर देता है, बॉस देता है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो एचआरए क्या है, एक मॉनेटरी अलाउंस है विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो बस और कुछ है नहीं, बस लास्ट पॉइंट नंबर ABCDEFGHI, पॉइंट नंबर आई में लिख देंगे टोटल रेम्यूनरेशन। टोटल रेम्यूनरेशन, तो टोटल रेम्यूनरेशन के नाम पे वर्कर को क्या क्या मिलेगा, एक तो बेसिक वेजेस मिलेगा, मतलब ब्रैकेट में लिख दो E, एक तो डियरनेस अलाउंस मिलेगा प्लस F, एक बोनस मिलेगा, सॉरी बोनस मिलेगा प्लस G, E प्लस F प्लस G, और एक एचआरए मिलेगा H। सो E प्लस F प्लस G प्लस H कितना आ जा रहा है, 53,000। A का 53,000, ब्रैकेट में देना इन रुपीज, हाँ 53,000, और B का कितना आ जा रहा है 47,520। 47,520। ग्रुप में और क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन है क्या ग्रुप में, हाँ देखो ना। अभी और 4 क्वेश्चन। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पेपर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।